हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल, प्लीज कंफर्म क्विकली। यस, कर दीजिए कंफर्म, योर ऑडियो वीडियो इज ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये डिस्कशन। आज का हमारा डिस्कशन है मॉड्यूल ए के चैप्टर 3 में केवाईसी का जो चैप्टर है ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स को लेकर के, उसके हमारी बेस बिल्डिंग क्लास है ये, जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स को और क्वेश्चंस दोनों को ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं इस चैप्टर के ऊपर। नो योर कस्टमर गाइडलाइंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की केवाईसी गाइडलाइंस क्या है? RBI's operational norms for banks and other entities regulated by it are according to Master Directions Know Your Customer Direction 2016। तो ये सोर्स है इन डायरेक्शंस का। इन डायरेक्शन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑपरेशनल नॉर्म्स, ऑपरेशनल रूल्स, ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स बैंकों के लिए भी और दूसरी जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनके लिए भी ये गाइडलाइंस, ये डायरेक्शन इशू की हैं, जिनको हम केवाईसी डायरेक्शन 2016 कहते हैं। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस डिटेल्ड सर्कुलर में बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, उन्हीं को लेकर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लगातार क्वेश्चंस आते हैं, तो हमने केयरफुली इनको करना है। सम टाइम हमारे माइंड में ये इम्प्रेशन भी हो सकता है कि केवाईसी तो हम हर रोज़ करते हैं तो हमें सब कुछ आता है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम केवाईसी के बारे में नहीं जानते हैं। फर्स्ट, केवाईसी का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? तो प्रोविजंस ऑफ दीज डायरेक्शंस यानी केवाईसी डायरेक्शंस अप्लाई ऑन ब्रांचेज इन इंडिया। सो जो ब्रांचेज हैं, ऑफिसेज हैं इंडिया के अंदर, ब्रांचेज एंड मेजॉरिटी ओन्ड सब्सिडरीज लोकेटेड अब्रॉड टू द एक्सटेंट दे आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी टू द लोकल लॉज इन द होस्ट कंट्री। सो होस्ट कंट्री यहाँ पे मीन आ गया फॉरेन कंट्री जिसमें किसी इंडियन बैंक की ब्रांच ओपन की गई है, तो वो है होस्ट कंट्री। तो ये डायरेक्शंस आउटसाइड कंट्री भी उन ब्रांचेस के ऊपर या ऑफिसेज के ऊपर एप्लीकेबल हैं, लेकिन कहाँ तक एप्लीकेबल है? जहाँ तक वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती लोकल लॉ को। अगर उस कंट्री का लोकल लॉ कुछ और कहता है और केवाईसी डायरेक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ और कहती हैं, तो फिर टू दैट एक्सटेंट वो गाइडलाइंस एप्लीकेबल नहीं होंगी। In case there is variance in KYC or AML, anti-money laundering, standards prescribed by RBI and host country regulators, अगर KYC को लेकर के RBI ने जो स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब किए हैं या उस कंट्री के रेगुलेटर ने कुछ प्रेस्क्राइब किया है, तो हमारी जो ब्रांचेज आउटसाइड इंडिया ओपन है, हमारी जो सब्सिडरीज आउटसाइड इंडिया ओपन है, उनको किसे फॉलो करना है? उन्हें फॉलो करना है जो मोर स्टिंडेंट रेगुलेशंस हैं ऑफ द टू। तो अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रेगुलेशंस ज़्यादा स्टिंजेंट हैं तो उनको फॉलो करना है। अगर वहाँ के रेगुलेटर की रेगुलेशंस ज़्यादा स्टिंजेंट हैं तो उनको फॉलो करना है। स्टिंजेंट मीन्स जो सख्त होती हैं। Branches as subsidiaries in India of foreign incorporated banks। So foreign banks जो इंडिया में काम कर रहे हैं, उनकी ब्रांचेस, उनकी सब्सिडरीज वो किन रूल्स को फॉलो करेंगी? तो वो अडॉप्ट करेंगी जो दोनों में ज़्यादा स्टिंजेंट रूल्स हैं। अगर आरबीआई के रूल्स एक इशू को लेकर के ज़्यादा स्टिंजेंट हैं,
तो वो उनको फॉलो करेगी। लेकिन अगर होम कंट्री की रेगुलेशंस, यानी जिस कंट्री का वो फॉरेन बैंक है, अगर वहाँ के रेगुलेशंस ज़्यादा सख्त हैं तो वो उनको फॉलो करेगा। तो ये जो एप्लीकेशन पार्ट है तो काफ़ी क्लैरिटी के साथ आई एम श्योर अब आपको क्लियर हो चुका होगा। सो इसको लेकर के आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में क्विकली टाइप कर दीजिए, हम उसको सूटेबली आंसर कर देंगे। यस, एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन? किसी का कोई प्रश्न हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 4 एलिमेंट्स ऑफ केवाईसी नॉर्म्स। केवाईसी के जो नॉर्म्स हैं उनमें 4 टाइप के इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, उनको हम एलिमेंट्स भी कह देते हैं। ये 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सो इन 4 एलिमेंट्स में एक है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, दूसरा है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन पॉलिसी, तीसरा है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, और चौथा है रिस्क मैनेजमेंट। मैं रिपीट कर रहा हूं, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो ये 4 एलिमेंट हैं इन नॉर्म्स के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किए हैं थ्रू मास्टर डायरेक्शंस। तो इसमें पहले हम कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, इसको लेकर के क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, so this policy lays down the criteria for accepting a customer। तो इस पॉलिसी के अंदर वो कंडीशंस है, वो क्राइटेरिया है जो हम फॉलो करेंगे व्हेन वी एक्सेप्ट ए पर्सन एज आवर कस्टमर। और हम एक्सेप्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेके या टेररिज्म फाइनेंस रिस्क को लेकर के क्या क्या इशू हो सकते हैं। यानी ये जो एक्सेप्टेंस है सो दैट विल बी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग रिस्क। और इस पॉलिसी में ये स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। तो क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं इस पॉलिसी को लेकर के? नो अकाउंट इज ओपनड इन एनोनिमस और फिक्टिशियस और बेनामी नाम। कोई भी अकाउंट हम फिक्टिशियस या एनोनिमस या बेनामी इस नाम से कोई भी अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। सो बेनामी नाम वो हो सकते हैं जो उस पर्सन का एक्चुअल नाम नहीं है। अगर एक्स ने अकाउंट खोलना है तो एक्स ही उसका नाम हमारे अकाउंट के अंदर होगा। अगर वो कहता है कि उसका नाम तो एक्स है लेकिन उसके लिए वाई के नाम से अकाउंट ओपन कर दिया जाए तो दैट इज नॉट अलाउड। नो अकाउंट इज ओपन वेयर एप्रोप्रिएट कस्टमर ड्यू डिलीजेंस मेजर्स कैन नॉट बी अप्लाइड either due to non-cooperation of the customer or non-reliability of the documents or information furnished by the customer। So एक तो हुआ कि हम एनोनिमस, फिक्टिशियस और बेनामी नाम से अकाउंट नहीं खोलेंगे। दूसरा, हम उन सर्कमस्टांसेस में भी अकाउंट नहीं खोलेंगे जहां पर एप्रोप्रिएट कस्टमर ड्यू डिलीजेंस मेजर पॉसिबल नहीं है। वो या तो कस्टमर कोऑपरेट नहीं कर रहा उसके कारण है, या जो उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए हैं कस्टमर ने या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो रिलायबल नहीं है। तो देयर में भी सर्कमस्टांसेस जहां पे कस्टमर कोऑपरेट नहीं करते हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, या वो कोऑपरेट करते हैं लेकिन जो इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं वो नॉन रिलायबल है। तो अगर ये सिचुएशन है तो इस केस में कस्टमर ड्यू डिलीजेंस पॉसिबल नहीं हो पाता
तो उन केसेस में भी हम अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। और अगर अकाउंट ओपन हुआ है इनके बेसिस के ऊपर तो हम इसको रेक्टिफाई करेंगे। अगर रेक्टिफिकेशन नहीं होता है तो फिर उस अकाउंट को क्लोज करेंगे। Now C. No transaction or account-based relationship is undertaken without following CDD procedure. CDD means कस्टमर ड्यू डिलीजेंस। तो कस्टमर ड्यू डिलीजेंस का एक प्रोसीजर है। सो जिन केसेस में कस्टमर ड्यू डिलीजेंस प्रोसीजर हम कंडक्ट नहीं कर सकते तो उनमें ना तो हमने कोई ट्रांजैक्शन करना है, ना ही उसमें हमने कोई अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप को मेंटेन करना है। Circumstances in which a customer is permitted to act on behalf of another person should be clearly spelled out. बैंक जो अपनी पॉलिसी बनाएगा उस पॉलिसी के अंदर वो सर्कमस्टांसेस जो बैंक एग्जामिन करेगा कि एक कस्टमर किसी दूसरे के बिहाफ के ऊपर काम कर रहा है तो वो बड़ा क्लियरली सर्कमस्टांसेस अपनी पॉलिसी में बैंक को मेंशन करने होंगे। To ensure that identity of the customer does not match with any person or entity whose name appears in the sanction list circulated by Reserve Bank of India. So जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर ऑपरेट करते हैं वो कुछ ऐसी एंटिटीज हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी एक वो लिस्ट प्रोवाइड करते हैं जो वर्ल्ड ओवर टेररिज्म फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग में ऑपरेट करते हैं। उस लिस्ट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को सर्कुलेट करता है। तो ओपन करते समय अकाउंट को बैंकों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं वो पर्सन उस लिस्ट के अंदर उसका नाम अपीयर तो नहीं हो रहा, कहीं उस एंटिटी का नाम उस लिस्ट में अपीयर तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा है तो उसके नाम से भी कोई अकाउंट ओपन नहीं किया जाएगा। यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं कितने सारे सर्कमस्टांसेस हैं व्हेन वी विल नॉट बी एबल टू एस्टैब्लिश transaction or account based relationship. There are certain other circumstances also. To verify permanent account number obtained through facility of issuing authority. तो ये कस्टमर ड्यू डिलीजेंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम परमानेंट अकाउंट नंबर ऑब्टेन करेंगे और वो भी हम थ्रू फैसिलिटी ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। और अगर उसके पास परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है तो हम डेक्लेरेशन ऑब्टेन करेंगे ऑन फॉर्म नंबर 60। देन टू वेरीफाई सिग्नेचर्स ऑफ ई डॉक्यूमेंट्स गिवन बाय द कस्टमर। अगर कस्टमर ने हमें ई डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं तो उस केस में जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा। Mandatory information to be obtained for KYC purpose during onboarding periodic updation should be specified in KYC policy. तो दो तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है, एक मैंडेटरी इंफॉर्मेशन, एक ऑप्शनल और एडिशनल इंफॉर्मेशन। जो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है KYC पर्पस के लिए वो हम अपनी पॉलिसी के अंदर मेंशन करेंगे। हमारी जो पॉलिसी होगी बोर्ड अप्रूव्ड, तो जब भी हम कस्टमर को ऑन बोर्ड करेंगे यानी उसके साथ हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे या पीरियोडिक अपडेशन करेंगे हम इंफॉर्मेशन का, वो हमारी पॉलिसी के अंदर क्लियरली स्पेसिफाई होनी चाहिए। एनी ऑप्शनल और एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर वो हमने ऑब्टेन करनी है तो उसके लिए हमें कस्टमर की कंसेंट चाहिए होगी और उसके बाद ही हम अकाउंट को ओपन करेंगे। सो सम टाइम हम मार्केटिंग पर्पस के लिए या अदरवाइज कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन कस्टमर से मांगते हैं तो वो इंफॉर्मेशन हम केवल कस्टमर की कंसेंट के साथ ही ले सकते हैं और उसके बाद ही हम अकाउंट ओपन करेंगे। लेकिन जो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है
वो इन्फॉर्मेशन हम अपनी पॉलिसी में लिखेंगे और वो अपनी इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करेंगे और फिर ही हम अकाउंट को ओपन करेंगे। In case of joint account, customer due diligence procedure will be carried out for all account holders. अगर हम जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं, लेट अस से हमने अकाउंट ओपन किया ए एंड बी के नाम से, तो इसमें ये नहीं है कि हमने CDD प्रोसीजर केवल ए के नाम से कंप्लीट किया, ए के नाम से भी करना है और बी के नाम से भी करना है। Customer acceptance policy should not result in a denial of banking or financial facility to the members of general public, especially those who are financially or socially disadvantaged. ये एक important part है। जो भी पॉलिसी हम फ्रेम करेंगे, उस पॉलिसी में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें जनरल पब्लिक या ख़ास तौर के ऊपर जो फाइनेंशियली और सोशली डिसएडवांटेज लोग हैं, जिनको ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनके लिए जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस है उसका डिनायल हमें नज़र आए। यानी हमारी पॉलिसी में इस प्रकार के प्रोविज़न ना हो जिसमें इन लोगों को वो सेवाएं, वो सर्विसेज अवेलेबल ना हो सकें। तो पॉलिसी बनाते समय इस बात का भी हर एक बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ध्यान रखेगा। इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ KYC गाइडलाइंस बाय एन एग्जिस्टिंग कस्टमर, अगर एक एग्जिस्टिंग कस्टमर KYC गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है, बैंक्स में डिसाइड क्लोजिंग द अकाउंट आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस टू द कस्टमर। तो अगर कोई कस्टमर KYC की गाइडलाइन है उसको पूरा नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल अपडेशन ऑफ रिकॉर्ड्स है, अगर उसको पूरा नहीं करता तो बैंक्स कैन कंसिडर कि उसके अकाउंट को क्लोज कर दिया जाए और वो भी ड्यू नोटिस देने के बाद। तो ये पार्ट है हमारा कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी को लेकर के। इससे पहले कि हम आगे मूव करें, सो दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू फ्रेंड्स। क्या आप अपना प्रेपरेशन IIBF की बुक्स को यूज करके कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपके सामने ये डिफिकल्टीज हो सकती हैं, ये इश्यूज हो सकते हैं। नंबर 1, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इन बुक्स को जब भी हम पढ़ते हैं, जो भी इसमें लिखा हुआ है उसको अंडरस्टैंड करने में हमें डिफिकल्टी आती है। बार बार पढ़ना पड़ता है, याद कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं, जिससे हमारा टाइम बहुत सारा कंज्यूम होता है और उतना टाइम हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हमारे पास बहुत थोड़े हैं अवेलेबल इन बुक्स के अंदर। अगर इस प्रकार की आपकी डिफिकल्टीज हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? अवर बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स को आप यूज कर सकते हैं। इन वीडियो लेसन्स में हम कॉन्सेप्ट को इस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं जिसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाते हैं और बहुत क्विकली अंडरस्टैंड कर जाते हैं, जिससे आपकी ये दोनों ही इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। हमारे क्वेश्चन बैंक में हमारा जो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हैं उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो जिसके लिए आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम के बिल्कुल पास में जा करके हमारे पास मेमोरी रिकॉल्ड क्वेश्चन की फैसिलिटी भी आप अवेल कर सकते हैं। अगर ये सारा कुछ अवेलेबल है तो फिर हम ये इश्यूज क्यों फेस करें? तो इसके लिए इमीडिएटली आप हमारी ऐप को यूज कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। तो इनको यूज करें और अपने पास होने की जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको इम्प्रूव करें। तो अब हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस की जो अभी तक हमने सीखा उसके ऊपर बेस्ड है, और ये क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज आर रेगुलेटेड बाय RBI's KYC डायरेक्शंस? किन एंटिटीज को रेगुलेट किया जाता है इन डायरेक्शंस के द्वारा? बैंक्स ओनली, बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, banks and majority owned subsidiaries located abroad,
banks, other financial institutions, majority owned subsidiaries located abroad। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन आंसर आपको लगता है कि यही करेक्ट है। सो विच वन अपीयर्स टू बी करेक्ट, कौन सा लगता है कि वो करेक्ट है। यस, आई एम श्योर आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। जो लाइव क्लास के स्टूडेंट हैं वो चैट बॉक्स में आंसर देंगे, जो लाइव क्लास में नहीं देख रहे हैं, जो रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे हैं, वो अपनी कॉपी में आंसर को नोट करेंगे। तो हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा डी, डी इज मोर अप्रोप्रिएट। तो बैंकों के ऊपर भी लागू होता है, दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी लागू होता है, मेजॉरिटी ओन्ड सब्सिडरीज जो कंट्री के बाहर लोकेटेड है उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। सो ऑप्शन डी इज आवर आंसर। What happens when there is a variance in KYC AML standards prescribed by RBI and the host country regulators? अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस और होस्ट कंट्री रेगुलेटर्स की गाइडलाइंस में अगर किसी प्रकार का कोई वेरिएंस है KYC AML स्टैंडर्ड को लेकर के, तो उस केस में क्या करना होगा। बैंक्स टू अडॉप्ट रेगुलेशन ऑफ द होस्ट कंट्री रेगुलेटर, banks to adopt regulation of RBI, banks are required to adopt more stringent regulations of the two, banks are required to adopt less stringent regulations of the two। तो किन केसेस में हमने देखना है जब वेरिएंस हो इनके अंदर, तो इनमें से किसको फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारा आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारा आंसर बनेगा सी। तो जो गाइडलाइंस ज्यादा स्ट्रिंजेंट हैं उनको हम फॉलो करेंगे। तो दोज गाइडलाइंस विल बी फॉलोड विच आर मोर स्ट्रिंजेंट। Which of the following entities are required to adopt more stringent regulations of the two when there is a variance in KYC AML standards prescribed by RBI and host country? अब हमने बताना है वो एंटिटीज कौन सी हैं जो अडॉप्ट करेंगी मोर स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस को। बैंक्स ओनली होंगे, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगी, बैंक्स मेजॉरिटी ओन्ड सब्सिडी लोकेटेड अब्रॉड होंगी, या बैंक्स अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मेजॉरिटी ओन्ड सब्सिडीज लोकेटेड अब्रॉड होंगी। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा डी वंस अगेन। तो किन एंटिटीज को फॉलो करने हैं मोर स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस, इनको फॉलो करने हैं। Which of the following entities in India may adopt more stringent regulations of the two, that is standard prescribed by RBI and their home country regulators? तो यहाँ पे हमने बताना है कौन एंटिटीज अडॉप्ट करेंगी ज्यादा स्ट्रिंजेंट, ज्यादा सख्त रेगुलेशंस को। बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन बैंक्स एंड देयर सब्सिडरीज, या बैंक्स अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेजॉरिटी ओन्ड सब्सिडरी लोकेटेड अब्रॉड। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन इंडिया। तो इन इंडिया में जब हम बात करेंगे और वो भी होम कंट्री, तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फॉरेन बैंक्स एंड देयर सब्सिडरीज। तो ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर। What is extent of application of RBI's KYC policy direction 2016? इनका extent कहाँ तक है। Branches in India only, branches and majority owned subsidiaries located abroad only, branches in India, branches and majority owned subsidiaries located abroad, या branches in India and other financial institutions। तो कौन सी ऑप्शन आपको लगता है कि वो ज्यादा करेक्ट ऑप्शन बनता है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। Yes, what will be the answer? So our answer will be C. इंडिया में जो ब्रांचेज हैं वो, या ब्रांचेज एंड मेजॉरिटी ओन्ड सब्सिडीज आउटसाइड कंट्री हैं उनमें। तो यहाँ पे क्वेश्चन वही है, थोड़ा अलग अलग वे में यहाँ पे वही क्वेश्चन बनाया गया है ताकि आप बड़ी आसानी से हर आस्पेक्ट को हैंडल कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं।
व्हाट इज पर्पज ऑफ CAP, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी का पर्पज क्या है? टू ensure that identity of customer does not match with any person or entities whose name appears in the sanction list circulated by RBI. To lay down criteria for accepting a customer from perspective of money laundering and terrorism financing risk. To verify permanent account number obtained through facility of issuing authority. To ensure that no account is opened in anonymous or fictitious बेनामी नेम। हमने बताना है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी का पर्पस, उसका उद्देश्य क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू टेल। उसकी लाइट में देखिए कौन सा आंसर बनता है। सो ब्रॉडर आंसर हमें देखना होगा A, C एंड D, ये स्मॉल स्टेप्स हैं, लेकिन अगर हम डिस्कस करते हैं B की, वो क्राइटेरिया ले डाउन करना जिसको हम यूज करेंगे व्हेन वी एक्सेप्ट ए पर्सन एज ए कस्टमर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ML एंड TF रिस्क। तो ऑप्शन B हमारा आंसर बनता है। व्हाट इज प्रोसीजर फॉर जॉइंट अकाउंट्स, अगर हम जॉइंट अकाउंट्स ओपन करते हैं तो क्या प्रोसीजर रहेगा? CDD टू बी कैरिड फॉर ऑल अकाउंट होल्डर्स। नो ट्रांजेक्शन और अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप इज अंडरटेकन विदाउट फॉलोइंग CDD प्रोसीजर। टू वेरीफाई डिजिटल सिग्नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट गिवन बाय कस्टमर। टू वेरीफाई परमानेंट अकाउंट नंबर ऑब्टेन्ड थ्रू फैसिलिटी ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। तो इसमें कौन सी ऑप्शन हमें लगता है कि वो ज्यादा एप्रोप्रिएट ऑप्शन बनता है? व्हाट इज प्रोसीजर फॉर जॉइंट अकाउंट्स? सो जॉइंट अकाउंट्स में हम सभी अकाउंट होल्डर्स के लिए CDD को फॉलो करेंगे। सो ऑप्शन A हमारा आंसर बन जाएगा। What is mandatory information which to be obtained for KYC purpose during onboarding or periodic updation? Mandatory information क्या है? Any optional additional information with consent of customer. To verify digital signature of an document given by customer. To ensure that identity of the customer does not match with any person entity whose name appears in the sanction list. Mandatory information to be obtained for KYC purpose during onboarding updation should be specified by the KYC policy. तो what is that mandatory information जो हम obtain करेंगे? Is it this one? No. Is it this verification part? No. Is it this part to make sure? No. It is this one. तो जो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है वो KYC पॉलिसी में स्पेसिफाई होनी चाहिए कि हम क्या क्या ऑब्टेन करेंगे। तो इट मस्ट बी स्पेसिफाइड इन द पॉलिसी, हेंस आवर ऑप्शन आंसर इज D. व्हाट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ KYC गाइडलाइंस बाय एन एग्जिस्टिंग कस्टमर? एक एग्जिस्टिंग कस्टमर अगर KYC गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता, नॉन कंप्लायंस करता, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? बैंक्स मे डिसाइड टू क्लोज द अकाउंट आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस। नो अकाउंट टू बी ओपन वेयर एप्रोप्रिएट कस्टमर ड्यू डिलिजेंस मेजर कैन नॉट बी अप्लाइड बिकॉज ऑफ नॉन कॉपरेशन और नॉन रिलायबिलिटी। या वेरीफाई पैन obtained थ्रू फैसिलिटी ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। या एंश्योर दैट नो अकाउंट इज ओपन इन एनोनिमस और फिक्टिशियस बेनामी नाम। हमने बताना है नॉन कंप्लायंस के कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं दैट बैंक्स कैन टेक ए डिसीजन कि वो उस अकाउंट को क्लोज कर देंगे आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस टू द कस्टमर। तो ऑप्शन A जो है हमारा ऑप्शन आंसर बन जाता है। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने डिटेल में डिस्कस किए। ध्यान रखिए ये आपकी बेस बिल्ड करने की क्लास है, इसमें हमने हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हमने साथ साथ डिस्कस कर दिया है। आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं।
अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, यहाँ पे आप हमें मेल कर सकते हैं। आज के सेशन से अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं लग रहा तो आप डिसलाइक के बटन को ज़रूर पुश कर देना, लेकिन अगर ये यूज़फुल लगा तो फिर लाइक करने में संकोच ना करें, तो इसको लाइक कर दें। अगर मोर देन 30 मिनट्स आपने वीडियो वॉच करने के ऊपर स्पेंड किया है तो कुछ सेकंड्स आपको लगेंगे लाइक करने में, लेकिन YouTube आपके लाइक के बेसिस के ऊपर ये वीडियो और बहुत सारे लोगों को दिखाता है, उनका बेनिफिट हो जाएगा। यानी आपका लाइक करना मीन्स बेनिफिशियल फॉर अदर्स। इसके लिंक को शेयर कर सकते हैं विद योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप के ऊपर। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ उसको सब्सक्राइब कर लें, अदरवाइज आपको हमारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम नहीं मिलेंगे और आप हमारी कई क्लासेस को मिस कर रहे होंगे। तो इसीलिए इसको क्विकली सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी बेल आइकन के साथ। तो चलें आज के सेशन को अब हम वाइंड अप करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।